चलिए आइए, कहां तक पढ़ाए थे? लॉर्ड रिपन से आगे पढ़ना है। आज खत्म कर देते हैं, आज खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आज नहीं होगा खत्म। प्रयास करते हैं 4-5 दिन और। देखिए ना, हम खत्म कर देंगे आज। अब बहुत ज्यादा समझाने के लिए नहीं है कुछ, समझे? आइए, सबसे पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं, 1-2 प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। क्या विचार? घी अचार। तो सबसे पहले 1-2 प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, सम्मिलित रूप से दीजिएगा या 1 by 1? 1 by 1। हाँ, चलिए, लड़की लोग को नहीं खड़ा करेंगे, ये सब मूड खराब कर देती है, जवाब ही नहीं देती है, सब एकदम बौकी सब है, पढ़ती उड़ती है ये न। क्या? चलिए खड़ी हो जाइए आप ही। हाँ, मन तो प्रसन्न हो गया होगा कि हम लोग को नहीं खड़ा करेंगे। बताइए, बताइए, क्या बताइएगा? कुछ बताइए अपने बारे में। सुबह से लेकर शाम तक कितना घंटा पढ़ते हैं? हैं? क्या घंटा पढ़ते हैं? 6 घंटा। क्लास के अलावा 6 घंटा पढ़ते, तब तो ठीक है पढ़ते हैं। बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? रिपन ने। रिपन बोले हैं। ठीक, बैठ जाइए। है, रुमाल से जो मुंह पोछ रहा है, खड़ा हो जाओ। रुमाल से मुंह पोछता है, खड़ा हो जाओ। पहले पीछे वाले से। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एल्गिन कैनिंग। बैठ जाइए, आगे वाले बोलिए। राजहड़प नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किसने किया? रुमाले से मुंह पोछिए आप। आए? कहा मौसी के बियाह में गए हुए थे? आए? तबीयत ठीक नहीं था? क्या हुआ था? फीवर था और बीमार पड़ गए थे, इलाज करवाए ना? बैठ जाइए। हे लड़की, है, खड़ी हो जाइए। हाँ, वाइट ड्रेस। बैठ जाइए। बताइए, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? एलन बरो। सती प्रथा का अंत एलन बरो किया 1843 में। एकदम पूरा पढ़ा लिखा कीजिए, थोड़ा टाइम निकाल करके, समझे? बैठ जाइए। थोड़ा साइड होइए तो आप लोगों। पीछे वाली लड़की खड़ा होइए तो। अरे पीछे वाली खड़ा होइए ना जी। अरे उसको बोल रहे हैं, उसको। हाँ, उसके पीछे। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, बताइए, दास प्रथा का अंत कौन किया है? आए?
नहीं आए थे? काहे नहीं आते हैं रेगुलर? कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसे में कैसे होगा बताइए। बैठिए। नरबली प्रथा का अंत कौन किया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक नरबली प्रथा को समाप्त किया। हे भगवान, पढ़ते उड़ते न है हो, दिमाग में नहीं रहता है। बैठिए, बैठ। बड़ी गंदा हाल है आप लोग का। शांत रहिए, अब शांत रहिए। देखिए, भारत के वायसराय पढ़ रहे हैं और भारत के वायसराय के अंतर्गत लॉर्ड लिटन रिपन तक पढ़ चुके हैं। लॉर्ड रिपन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन। हल्ला मत किया, शांत रहो। पूछते हैं क्वेश्चन, जवाब नहीं देता, हल्ला करते रहता है। लॉर्ड डफरीन, इसका कालखंड है 1884 से 1888। डफरीन के बाद अगला है आपको लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल है 1888 से 1894। और लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगला है आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और इसका कालखंड है 1894 से 1898। आगे है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कालखंड है 1899 से 1905। सबसे पहले इन लोगों के विषय में हम लोग जानते हैं। अब जानते हैं, अब बेसिकली है क्या। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाए थे तो हम आपको ये बात बताए थे कि इस चैप्टर में जो प्रश्न पूछा जाता है, इस चैप्टर में जो प्रश्न पूछा जाता है, मूल तौर पर यह पूछा जाता है कि किस वायसराय के समय कौन सी घटना घटित हुई है, किस वायसराय के समय कौन सी घटना घटित हुई है। यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन चीजों को अब हम आपके साथ डील कर रहे हैं। लॉर्ड डफरीन, जिनका शासनकाल है 1884 से 1888। लॉर्ड डफरीन के समय ही 28 दिसंबर 1885 को, इसी बीच में आता है 1885। 1884 से 1888 के बीच में ही आता है 1885। और 1885 की अगर हम बात करें तो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने भी मदद किया था। शुरू में कांग्रेस को इन्होंने मदद किया था, लेकिन 1887 ईस्वी जाते जाते ये कांग्रेस का विरोध करने लगे। एक तो लॉर्ड डफरीन के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इन्हीं के समय 1886 में कांग्रेस का जब वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता में जिन भी कांग्रेसी सदस्यों ने भाग लिया था, उन्हें भोजन करवाने का काम इन्होंने किया था, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। और 1887 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की आलोचना किया, और इन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। और इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, और अंततः बर्मा को जीतकर ब्रिटिश
कंपनी के भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया और बर्मा 1935 ईस्वी तक कंपनी के ब्रिटिशों के भारतीय साम्राज्य का अंग बना रहा। ब्रिटिशों के भारतीय साम्राज्य का अंग बना रहा, अर्थात बर्मा 1935 ईस्वी तक भारत का अंग बना रहा। और 1935 ईस्वी में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। और आगे चलकर 1936 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और अगर आंग्ल बर्मा युद्ध की हम लोग बात करें तो अंग्रेजों ने बर्मा को भारत में जीतने को लेकर 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े, जिसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच लॉर्ड एमहर्ट्स के समय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी के समय लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तो ये 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। यानी उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में था, तो बर्मा का पड़ोसी भारत था, तो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम जो है आपको किया गया। और भारत से बर्मा को अलग करने की घोषणा 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई और आगे चलकर 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो गया। यह आपको लॉर्ड डफरिन के विषय में हुआ। तो लॉर्ड डफरिन 1 मिनट में पढ़ लीजिए। तो चलिए, पढ़ लिए आप लोग। चलिए बताइए, कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारतीय वायसराय आए? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोल तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारतीय वायसराय? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारतीय वायसराय? किस भारतीय वायसराय ने 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने वाले कांग्रेसियों को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद किसने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या या कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बाद अगले भारतीय वायसराय बने लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कालखंड है 1888 से 1894। जो लॉर्ड लैंसडाउन है, लॉर्ड लैंसडाउन की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड लैंसडाउन है, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है। इनके समय द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। इनके समय द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में आया और इस कारखाना अधिनियम में महिलाओं को लेकर प्रावधान किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, जिसमें बच्चों को लेकर प्रावधान किया गया था। वही द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया, जिसमें महिलाओं को लेकर के प्रावधान किया गया था। और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी महिला उद्योग में एक दिन में अधिक से अधिक 11 घंटा काम करेंगी, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगी। इसके बाद आपको उसमें द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में यह भी प्रावधान था
कि सप्ताह में एक दिन मजदूरों को छुट्टी दिया जाएगा, सप्ताह में एक दिन मजदूरों को छुट्टी दिया जाएगा। ये सब 1891 के द्वितीय कारखाना अधिनियम में प्रावधान किए गए थे। इसके बाद इन्हीं के समय 1891 ईस्वी में लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए सम्मति आयु अधिनियम आया, और सम्मति आयु अधिनियम महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयास से आया, और सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़की के विवाह के उम्र को घटाया गया, और लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया, 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया, 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। तो लड़की के विवाह के उम्र को जो सम्मति आयु अधिनियम के तहत घटा दिया गया, इसी कारण, इसी वजह से, इसी कारण या इसी वजह से अगर देखा जाए तो इसी कारण या इसी वजह से जो है आपको सम्मति आयु अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। इन्हीं के समय 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, और इन्हीं के समय, उस समय के भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा खींचा गया था। देखिए 1893-94 समय का जो भारत था, उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था, उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था, और उस समय जो ड्यूरंड रेखा खींचा गया था वह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। लेकिन वर्तमान में जो ड्यूरंड रेखा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। जब 1893-94 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय ड्यूरंड रेखा खींचा गया था, तो वह ड्यूरंड रेखा जो है आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता था। लेकिन वर्तमान में जो ड्यूरंड रेखा है वह ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के विषय में हुआ, इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए, हो गया, पढ़ लिए लोग। चलिए अब सुनिए, अब बताइए कि द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आया? 1800। द्वितीय कारखाना अधिनियम का संबंध किससे है? महिलाओं के अधिकार से। द्वितीय कारखाना अधिनियम का संबंध किससे है? अच्छा, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? कब आया है? 1800। अब प्रथम कारखाना अधिनियम का संबंध किससे है? बच्चों के अधिकार से। अच्छा, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में किसके समय आया है? लॉर्ड लेंस। सम्मति आयु अधिनियम कब आया है? 1891। सम्मति आयु अधिनियम कब आया है? इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष के? 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष किया गया। इसके बाद आगे बताइएगा कि सम्मति आयु अधिनियम किसके समय आया है? लॉर्ड लेंस। सम्मति आयु अधिनियम किसके समय आया है? सम्मति आयु अधिनियम का किसने विरोध किया? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद आगे बताइएगा कि ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ है? लॉर्ड लेंस। जब ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था तो ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच ना सीमा बनाती थी। वर्तमान में ड्यूरंड रेखा किस दो देश के बीच सीमा बनाती है? पाकिस्तान और। चलिए, इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, देखिए इनका कालखंड है 1894 से 98।
इनके समय महाराष्ट्र के पूना में प्लेग फैला था, और महाराष्ट्र के पूना में जो प्लेग फैला था, उस प्लेग पर नियंत्रण पाने को लेकर 2 प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उस प्लेग पर नियंत्रण पाने को लेकर जो 2 प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, एक का नाम था रेंड, दूसरे का नाम था अयर्ट्स। रेंड और अयर्ट्स प्लेग अधिकारी था जो प्लेग पर नियंत्रण प्राप्त करने को लेकर काम कर रहा था। लेकिन रेंड और अयर्ट्स अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहा था। रेंड और अयर्ट्स अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहा था। रेंड और अयर्ट्स अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। रेंड और अयर्ट्स क्या करता था, प्लेग पर नियंत्रण पाने का बहाना बनाकर भारतीयों के घर में घुस जाता था। भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। जब रेंड और अयर्ट्स महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था तो इसकी जानकारी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी नेता चापेकर बंधु को लगी। चापेकर बंधु के अंतर्गत 2 भाई आता है, एक का नाम है बालकृष्ण चापेकर, दूसरे का नाम है दामोदर चापेकर। इन दोनों भाइयों को जब इस बात की खबर लगी तो इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया और फिर रेंड और अयर्ट्स की गोली मारकर हत्या कर दी। रेंड और अयर्ट्स की गोली मारकर 1897 ईस्वी में हत्या कर दी। और रेंड और अयर्ट्स की हत्या भारत में अंग्रेजों की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय ही, जब ये वायसराय के पद पर थे, तो इन्हीं के समय प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा कर दी गई। इनका कहना था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और यही वजह है कि भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। इनका कहना था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, यही वजह है भारत की रक्षा तलवार के बल पर की जा सकती है। और इनका मानना था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी भारत है और यही रीजन है कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत को कभी खोना नहीं चाहता है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से भारत चला गया तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ऐसा मानना था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। जल्दी से लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को पढ़ लीजिए। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को पढ़िए। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? क्लियर है? बताइए, प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किस वायसराय के समय किया? आगे बताइएगा। किसका मानना था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है? किसका मानना था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है? लॉर्ड एल्गिन। इसके बाद आगे बताइएगा, किसका मानना था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी है और अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत को खो देता है तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा? लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन के विषय में हम पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन देखिए, ये एक सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों प्रकार के वायसराय थे। इन्होंने भारत में कई सारे सुधारवादी कार्य भी किए और इन्होंने भारत में प्रतिक्रियावादी कार्य भी किए। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी गवर्नर जनरल
और वायसराय हुए, उन सभी में सबसे अधिक लोकप्रिय अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर अलोकप्रिय, सबसे अधिक अगर अलोकप्रिय, लोकप्रिय नहीं बल्कि अलोकप्रिय, सबसे अधिक अलोकप्रिय अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सबसे अधिक अलोकप्रिय है आपको लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन की अलोकप्रियता का कारण बंगाल का विभाजन है। लॉर्ड कर्जन की अलोकप्रियता का कारण है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा इन्होंने ही किया था। इन्होंने यह कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर होगा। घोषणा तो इन्होंने किया बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर होगा, लेकिन इन्होंने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। इन्होंने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया और बंगाल विभाजन के कारण ही ये अलोकप्रिय हो गए। इनके कार्यों की समीक्षा करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। और इनकी जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा है। इनकी जीवनी की अगर हम बात करें तो इनकी जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा है। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, कलकत्ता के नगर निगम के ऊपर, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना या कटाक्ष किया है, कलकत्ता नगर निगम की आलोचना या कटाक्ष किया है। इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है और कांग्रेस की आलोचना करते हुए इन्होंने ही यह कहा है कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दें। इन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दें। ये प्रश्न पूरे भारतवर्ष के भीतर कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा। इसके बाद कलकत्ता नगर निगम में भ्रष्टाचार को देखते हुए इन्होंने कलकत्ता नगर निगम की आलोचना करते हुए यह कहा कि हमारा तो मन यह होता है कि हम भारत के वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दें और कलकत्ता का नगर निगम बन जाए, और कलकत्ता का नगर निगम बन जाए। अगली बात, भारत में आप देखते होंगे ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल हो गया है, ठीक है। लेकिन जब 3 साल का होता था विद्यार्थी को 3 साल में डिग्री मिल जाता था। कुछ चंद विश्वविद्यालय को छोड़कर, जैसे पटना विश्वविद्यालय तथा 1-2 और विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में डिग्री टाइम से नहीं मिलता है। 3 वर्ष का डिग्री 5 वर्ष में, 6 वर्ष में मिलता है। ये भारत की आज की समस्या नहीं है, ये भारत की प्राचीनतम समस्या है। शुरू से ही भारत में विद्यार्थियों को 3 वर्ष का डिग्री 5 वर्ष में, 7 वर्ष में दिया जाता था। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए इन्होंने यह कहा कि भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां छात्रों को डिग्रियां ही नहीं मिलती है। भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां छात्रों को डिग्रियां ही नहीं मिलती है। ये लॉर्ड कर्जन ने ही कहा है। लॉर्ड कर्जन भारत में कई सारे सुधारवादी कार्य भी किए। लॉर्ड कर्जन भारत में क्या क्या सुधारवादी कार्य किए? तो लॉर्ड कर्जन भारत में जो कई सारे सुधारवादी कार्य किए, उसमें लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में जो सुधारवादी कार्य किया, जैसे उन्होंने पुलिसिया व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। भारत में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मानक्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इन्होंने
अकाल आयोग का गठन किया। इन तमाम आयोगों का गठन करके भारत के लोगों को सहायता प्रदान करने का काम और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास लॉर्ड कर्जन किए। लॉर्ड कर्जन के समय ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुए हैं। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुए हैं और लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया। और जब लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया तो उस समय ब्रिटिश सेनापति किचनर के साथ लॉर्ड कर्जन का विवाद हो गया और फिर लॉर्ड कर्जन अपना पद छोड़कर चले गए लंदन। लंदन वापस चले गए। लॉर्ड कर्जन के बाद अगले वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो अगले वायसराय बने लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अगर आप बात करेंगे तो उनका कार्यकाल है 1905 से 10। लॉर्ड मिंटो के बाद अगले वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है आपको 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद अगला है आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इनका कालखंड है 1916 से 1921। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो है अगले वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो अगले वायसराय है आपको लॉर्ड रीडिंग। अगले वायसराय है लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो इनका कालखंड है 1921 से 1926। 1921 से 1926 यह लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है। अब हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कर्जन को पढ़िए। पढ़ लिए? पढ़ लिए हो? पढ़ लिए हैं? चलिए बताइए, भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय आए? भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय और सबसे लोकप्रिय वायसराय आए? लॉर्ड। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड। लॉर्ड कर्जन की अलोकप्रियता का कारण बंगाल का विभाजन। इसके बाद आगे बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा? आए? गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा है? लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा है? गोपाल कृष्ण। आगे बतलाइएगा, लॉर्ड कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? रोनाल्ड से। लॉर्ड कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? लॉर्ड कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? रोनाल्ड से। इसके बाद कांग्रेस की आलोचना करते हुए किसने यह कहा है कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम उसकी मृत्यु में साथ दे? किसने कहा है?
कांग्रेस की आलोचना करते हुए किसने यह कहा है? कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम उसकी मृत्यु में साथ दें। लॉर्ड कर्जन। इसके बाद आगे बतलाइएगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए किसने यह कहा कि भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती है? किसने कहा है? किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद कौन यह कहा कि हमारा इच्छा होता है कि हम भारत के वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दे और कलकत्ता नगर निगम का मेयर बन जाए? आए? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? टॉमस रेले। टॉमस। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? टॉमस। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? किसकी अध्यक्षता में किया? टॉमस रेले। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? किसकी अध्यक्षता में किया? लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? किसकी अध्यक्षता में? सिंचाई आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? मानक्रीफ। सर जॉन मानक्रीफ। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? और इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? मैकडोनाल्ड। एक बार फिर से लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? टॉमस। पुलिस आयोग का गठन एंड्रयू। सिंचाई आयोग का गठन, सिंचाई आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुए? 1900 किसके समय? लॉर्ड। चलिए अब आगे आइए। लॉर्ड कर्जन के बाद जो अगले वायसराय बने हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका कालखंड है 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान होने वाली प्रमुख घटना क्या क्या है सुनिएगा। आप सब लोग आगे पढ़िएगा, इतिहास को तो जानिएगा कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन जब ढाका में हुआ था तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। पहली बार 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी, जिसे सूरत फूट कहते हैं। सूरत फूट के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। फिर आपको सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी पड़ी थी, उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुसलमानों को 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, और जब 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित हुए थे तो भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, और इन्हीं के समय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय घटित हुई है, तो इसको आपको रखना है याद। फटाक से पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? बताइए, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? 1906। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? मुस्लिम लीग के गठन के समय वायसराय कौन था? कौन था? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? 1907, जिसे हम लोग सूरत फूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूरत फूट के समय भारतीय वायसराय कौन थे? खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब लगी है? कब हुई है? उस समय वायसराय कौन थे?
उस समय वायसराय कौन थे? 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय वायसराय कौन थे? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किसके समय मिला? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किसके समय मिला? चलिए आगे। मिंटो द्वितीय के बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल है 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। इस तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो हुआ, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में आयोजित हुआ था। और इस तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा किया गया था कि इस तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। और बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही रद्द हुए, और बंगाल का पुनर्विभाजन इन्हीं के समय हुआ। मतलब बंगाल का फिर से विभाजन इन्हीं के समय हुआ। एक तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ, फिर बंगाल का दोबारा विभाजन इन्हीं के समय हुआ। और जब बंगाल का दोबारा विभाजन इन्हीं के समय हुआ तो बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को इन्हीं के समय हुआ। तो बिहार का गठन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और इन्हीं के समय 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय घटित हुई है। तो जल्दी से पढ़िए। पढ़ लिए। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911। क्या गो दिल्ली दरबार आयोजित? प्रथम दिल्ली दरबार कब? 1877 लॉर्ड लीटन के समय। प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1800 किसके समय? लॉर्ड। द्वितीय दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1903। द्वितीय दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1900 किसके समय? किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। तृतीय दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित हुआ? बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुआ? बंगाल का पुनर्विभाजन कर बिहार का गठन किसके समय हुआ? और तृतीय दिल्ली दरबार के तहत ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाया गया। और हार्डिंग द्वितीय के समय ही भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तो भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को जब दिल्ली बनी थी तो वायसराय कौन थे? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? 1 अप्रैल 1900। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? उस समय वायसराय कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 1914। उस समय वायसराय कौन थे? महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ? उस समय वायसराय कौन थे? याद हो गया। हार्डिंग द्वितीय के बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका शासनकाल 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इनके शासनकाल में कई सारी घटनाएं घटित हुई है।
जैसे इनके शासनकाल में 1917 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, 1916 ईस्वी में इनके समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इन्हीं के समय 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया गया। इन्हीं के समय 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। इन्हीं के समय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इन्हीं के समय 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए। इन्हीं के समय 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। इन्हीं के समय 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय घटित हुई है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1919 ईस्वी में 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है वह 1919 ईस्वी में आया है, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय घटित हुई है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड पढ़िए। अब खेड़ा सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग गांधी युग में। पढ़ लिए, चलिए पढ़ लिए हैं तो आइए बताइए, लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1900। लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में। लखनऊ समझौता किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके समय हुआ है? अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? 1918। तो अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसके समय हुआ है? लॉर्ड। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई है? 1918। किसके समय हुई है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? 1919। किसके समय हुआ है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन 1919 में किसके समय शुरू हुई है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किसके समय हुआ है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 1920। 1920 से हुई है। और किसके समय हुई है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगले वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के माउंटबेटन तक जितने वायसराय हुए सभी वायसराय ईसाई थे। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग है। जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वैसे यहूदी भी एक धर्म है। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक सभी के सभी लगभग ईसाई थे। एकमात्र यहूदी वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 ईस्वी में, फरवरी 1922 ईस्वी में, 4-5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा में चोरी चोरा कांड हुआ। जिस चोरी चोरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उस चोरी चोरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। मतलब 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ और चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और जब असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था तो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय ही आगे चलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया।
1924 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने इन्हीं के समय किया, लॉर्ड रीडिंग के समय किया। और लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1925 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। तो काकोरी कांड जैसी घटनाएं भी इन्हीं के समय घटित हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के समय ही घटित हुई थी। ये सभी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की प्रमुख घटना है। लॉर्ड रीडिंग को आप पढ़िए। पढ़ लिए। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन बने? एकमात्र यहूदी वायसराय किसके शासनकाल में चोरी चोरा कांड हुआ? चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किसके समय हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? किसके समय हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई? 1924। किसके समय हुई? काकोरी कांड को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने कब दिया? 9 अगस्त 1925। तो काकोरी कांड के समय वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। याद हो गया इतना? लॉर्ड रीडिंग के बाद जो अगले वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के बाद आगे है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल है 1931 से 1936। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आगे है लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल है 1936 से 1943। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आगे है आपको लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल है 1943 से 1947। सॉरी 1944 से 1947। सॉरी 1944 से 47। लॉर्ड वेवेल के बाद आगे है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल है 1947 से 1948। 1947 से 1948। मार्च 1947 से जून 1948 इनका कार्यकाल है। देखिए लॉर्ड इरविन जिनका कार्यकाल है 1926 से 1931। इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं हम बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आगे जब आप इतिहास को पढ़ेंगे ना तो हर चीज हम आपको बताएंगे। काकोरी कांड क्या है, स्वराज पार्टी क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, हर चीज बताएंगे। यहां पर सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि किस वायसराय के समय कौन सी घटनाएं घटित हुई है, क्योंकि पूछा जाता है। बिहार एसआई का एक पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो भारतीय वायसराय कौन था? बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भी कई सारे प्रश्न है जो यहां से पूछे हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि किस वायसराय के समय कौन सी घटना घटित हुई है। आगे हम आपको ये बताएंगे किस घटना का क्या महत्व है, क्यों घटित हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, हर बात हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा आप लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वह है 1926 से 1931।
लॉर्ड इरविन के समय 1927 में लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया जा रहा था। जब लंदन में 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन लॉर्ड इरविन के समय हो रहा था, तो लॉर्ड इरविन ने यह सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए, और लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इन्हीं के समय जो साइमन कमीशन आयोग 1927 में गठित हुआ था, वह साइमन कमीशन आयोग 1928 में भारत आया। 1928 में भारत आया, साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ। इसके बाद इनके समय 1928 में बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए। इनके समय कांग्रेस ने 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया, और इन्हीं के समय साइमन कमीशन आयोग ने 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में इन्हीं के समय, नहीं दूसरा बात बतलाना चाह रहे थे, इन्हीं के समय 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और इन्हीं के समय लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुए, और इन्हीं के समय 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं जो लॉर्ड इरविन के समय हुआ है, और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ है। समझ गए? तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसका संबंध इरविन से है। तो जल्दी से इरविन को पढ़ लीजिए, इरविन को पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए, साइमन कमीशन आयोग में किसने भारतीयों को शामिल ना करने का सुझाव दिया? आए, साइमन कमीशन आयोग में किसने भारतीयों को शामिल ना करने का सुझाव दिया? साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? 1927। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय भारतीय वायसराय कौन था? कौन था? साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ है? 1928। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ है? साइमन कमीशन आयोग जब भारत आया तो उस समय भारतीय वायसराय कौन था? साइमन कमीशन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930। साइमन कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट कब दिया? साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट देने के समय वायसराय कौन थे? बारदौली सत्याग्रह किस वायसराय के समय हुए? बारदौली सत्याग्रह किस वायसराय के समय हुए? बारदौली सत्याग्रह कब हुए हैं? आए, 1928। बारदौली सत्याग्रह कब हुए हैं? कब हुए हैं? 1928 में। इसके बाद आगे बताइएगा, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आप हमको प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में किसके समय हुआ? नमक सत्याग्रह किसके समय शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड इरविन। याद हुआ इतना? आगे लॉर्ड इरविन के बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल है 1931 से 1936। लॉर्ड वेलिंगटन की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड वेलिंगटन है, इनका जो कार्यकाल है
जो लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल है, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के समय द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। दोनों गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुए। और 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति भी इन्हीं के समय हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति भी इन्हीं के समय हुआ। इन्हीं के समय बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में आया था। इन्हीं के समय 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और आपको ये एक ऐसे वायसराय हैं जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। ये कांग्रेस के 1915 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। ये कांग्रेस के 1915 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में ये भाग लिया था। 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। उसमें ये भाग लिए थे। इसके बाद आगे है आपको लॉर्ड लिनलिथगो। आगे हम लोग लॉर्ड लिनलिथगो को जानते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो जिनका कार्यकाल है 1936 से 1943। इन्हीं के समय 1937 ईस्वी में पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के समय पारित हुआ था, उस अधिनियम में यह कहा गया था कि 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इन्हीं के समय 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और इन्हीं के समय 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीयों को दिया गया था। और इन्हीं के समय 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया। इन्हीं के समय 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और इन्हीं के समय 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन इन्हीं के समय हुआ। और इन्हीं के समय 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन हुए। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लॉर्ड लिनलिथगो के समय घटित हुआ है। तो लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिनलिथगो दोनों को पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए आइए बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुए हैं? 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुए हैं? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति 1934 में किसके समय हुए? 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके समय आया है? 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग किसने लिया? लॉर्ड वेलिंगटन के बाद वायसराय कौन बने? लॉर्ड लिन। 1937 में पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव किनके समय हुए?
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई है? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसके समय से हुई? लॉर्ड लिन। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष किसने रखा है? लॉर्ड लिन। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में किसके समय से हुई है? क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन 1942 ईस्वी में किसके समय हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में किसके समय हुई है? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो के बाद जो अगले वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947। लॉर्ड वेवेल की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड वेवेल के समय 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। लॉर्ड वेवेल के समय 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और लॉर्ड वेवेल के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन की भी समाप्ति हुई 1944 ईस्वी में। तो लॉर्ड वेवेल के समय 1944 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति और 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। लॉर्ड वेवेल के समय ही 1946 ईस्वी में, फरवरी 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुए। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ और इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 से भारत में दंगा की शुरुआत हुई, जो दंगा इनसे संभल नहीं रहा था, जिस वजह से इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को खत लिखा और कहा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भाग्य भारतीय जनता पर छोड़कर आ जाएं। इसे इतिहास में ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा जाता है। तत्पश्चात इन्हें वापस लंदन बुला लिया गया और अगला वायसराय बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए। माउंटबेटन ने जो माउंटबेटन योजना रखी, उस माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं, क्योंकि माउंटबेटन योजना 3 जून को रखी गई थी और उस माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना के तहत ही भारत को आजादी मिली। भारत को आजादी मिली और माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इन्हीं के समय लाया गया, 4 जुलाई 1947 को, जिसे ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया और इन्हीं के समय भारत को आज़ादी मिली। लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत को आज़ादी मिली। ये भारत के अंतिम वायसराय हुए और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हुए और लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत आज़ाद हुआ और भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और उससे ठीक एक दिन पहले भारत का विभाजन करके 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण भी इसी के समय हुआ और इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई। और फिर माउंटबेटन जून 1948 में, माउंटबेटन जून 1948 कि अगर हम बात करें तो माउंटबेटन जून 1948 में वापस लंदन चले गए। तत्पश्चात इस पद पर बैठे कौन? तो इस पद पर बैठे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। 1950 ईस्वी में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वहां राष्ट्रपति का पद लाया गया और देश के प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। समझ गए? बिहार एसआई में एक प्रश्न ये भी पूछा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट है, अभी मत खोलो, अभी मत खोलो, करंट पूछेंगे, भाग जाएगा ये सब। ठीक है, चलिए, तो बात क्लियर है? जल्दी पढ़िए, याद करवाएंगे।
पढ़ लिए? पढ़ लिए हो? आइए बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति 1944 में किसके समय हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में किसके समय हुई? फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह किसके समय हुए? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन किसके समय हुआ? भारत में दंगा की शुरुआत 16 अगस्त 1946 से किसके समय हुई है? लॉर्ड। भारत के अंतिम वायसराय कौन हुए? भारत को आजादी किसके समय मिली? भारत का विभाजन किसके समय हुआ? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? महात्मा गांधी की हत्या किसके समय हुई? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राज। क्लियर है? चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ना है, तीसरा चैप्टर खत्म। पहला और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो आप लोग को मिला कि ये तीसरा चैप्टर, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो कहिएगा अपलोड कर देगा पीडीएफ के साथ, समझ गया? और अगले क्लास में आइएगा तो इस तीसरे चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम आपसे पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव वीडियो आज रात में कहिएगा अपलोड कर देगा, ठीक है? देख लीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में चौथे चैप्टर की अब हम लोग शुरुआत करेंगे, ब्रिटिश शासन का भारत की आर्थिक नीति पर प्रभाव। यही चैप्टर है, यही ना है? ब्रिटिशों की आर्थिक नीति, वही है, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। इस चैप्टर को अगले क्लास में पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे इसको खत्म कर देने का अगले चैप्टर, अगले क्लास में, समझ गए? तो चलिए, अब करंट बोले थे याद करके आने के लिए, पता है ना? दीजिए, पिछले 4 क्लास का करंट बोले हैं। 5वां क्लास का वीडियो अपलोड हो गया है, देखे आप लोग? नहीं देखे हैं? देख लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड करवा देंगे आज से कल में, आज से कल में पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। दीजिए दीजिए हीरो। चलिए, है चश्मा बुलाओ तो इधर, तुम और इधर हो। अरे इधर हो ना जी, है, हाँ आओ। अरे तुमको नहीं बोल रहे हैं यार, हाँ आप आइए ना जी, वाह महाराज। हे लाल टोपी चश्मा आ जाइए। हाँ, ए नीला टोपी पीछे पलट करके जो पहने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं, आ जाइए। हे मचोला पर वाला टोपी आ जाइए, आइए 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 आइए, सबको बुला रहे। लड़का टोपी उतार लिया, जिंदा गाड़ देंगे हम। आओ इधर। ए लड़का, ए खड़ा हो जाओ, फटाफट जवाब देना है। हे लड़की, ए रेड ड्रेस, खड़ा हो जाइए। ए खड़ा हो जाइए। फटाफट पूछेंगे, सटासट जवाब दीजिएगा, समझ गए? टाइम नहीं लगना चाहिए, न तो चटाचट कूटेंगे हम, समझे? ए चश्मा वाली खड़ी हो जाओ। हे खड़ी हो जाओ, हे खड़ी हो। चलिए बताइए, भारत का 2 राज्य है जहां पर यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वर्तमान में, कौन कौन है? पढ़ते उड़ते ना है, खा करके जो मोटा गए हैं इसका मतलब है आप नहीं पढ़ते हैं। पेट को दाबिए मत, अब बोले मोटा गए हैं तो ऐसे कर रहा है। पढ़ते उड़ते ना है, सिर्फ मोछे दाढ़ी बनाने में रहते हैं। एकदम देखिए पूरा सफा चट होल है, मोछ दाढ़ी ना है, नहीं उगा है अभी। इंटर हो गया, इसी साल हुआ है, और नया बछेड़ा है। जाइए जाइए जाइए। हाँ बताइए आप। हाँ, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे मिला है? चलिए पीछे वाले बताइए। हे पीछे वाले, 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, 5 का नाम बोलिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बना है उसके अध्यक्ष कौन थे?
महतारी वंदना योजना का संबंध कौन राज्य से है? ए लड़की, ए बताइए। विश्व खुशहाली इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? आप बताइए। लोकतंत्र सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आप बताइए। जैसे तैसे लिखा है जी। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ है? एबल पुरस्कार किसे मिला है? हाँ बताइए, चश्मा वाली बताइए। प्रिट्जर पुरस्कार किसे मिला है? चार, 5 4 9, 9 गो लड़का लड़की को खड़ा किए। 9 1 10, 10 गो, 5 गो लड़का 5 गो लड़की, 5 गो लड़का 5 गो लड़की को खड़ा किए। सिर्फ एक लड़की जवाब दी है। समझ रहे हैं क्या हालत हो गया है आप लोगों का? बताइए। आप लोग टीचर को दोष दीजिएगा, सब चीज हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़िएगा मेरा क्या लीजिएगा? पढ़िएगा फाइनली फायदा आपको होगा, नहीं पढ़िएगा फाइनली घाटा आपको होगा। हमारा क्या है? हमारा तो अब कट गया, हमारा कट गया। ज्यादा दिन हमको नहीं चाहिए अब जीवन। कुछ दिन के बाद रामायण महाभारत का पाठ पढ़ेंगे, भिक्षाटन करके खाएंगे हम, समझे? जाइए महाराज, सब एकदम ये सब है आरती उतारने वाला बाली सब, इस सब का चरण पघार के पीना चाहिए हमको। कहां है आपके चरण? जो हल्ला कर रहे हैं उससे पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा। तुम्हारा औकात है जवाब दे देगा। पढ़ना तुम्हारे औकात के बाहर है, समझा? बाद बाकी सब काम करना तुम्हारे औकात में है, लेकिन पढ़ाई तुम लोग के औकात के बाहर है, समझा? चलिए, इससे आगे अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग, दीदी जी लोग निकल लिए तो जल्दी। दीदी जी लोग जल्दी निकलिए। और आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, पूरे कॉपी में उतार के आइएगा अगले क्लास में, समझे? निकलिए जल्दी।